हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर पीके तिवारी। आज अपेंडिसाइटिस का एक सफ़र अपेंडिक्स, नॉर्मल अपेंडिक्स से कंप्लीट अपेंडिसाइटिस, अपेंडिकुलर लंप और अपेंडिकुलर एब्सेस तक का मैं क्लिनिकली और सोनोग्राफिकली एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले अभी हम इंट्रोडक्शन टू अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस नॉर्मली हम लोग इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। सिंपल सी भाषा में, अगर एक हेल्दी अपेंडिक्स इन्फ्लामेट हो जाता है, सोनोग्राफिकली भाषा में हाइपोइकोइक हो जाता है, थिकेन हो जाता है, इडिमेटस हो जाता है और साथ साथ आरआईएफ में प्रोब टेंडरनेस मिलने लगता है, वैसी स्थिति को हम लोग अपेंडिसाइटिस रूल्ड आउट करते हैं। अपेंडिसाइटिस नॉर्मली विजिबल नहीं होता है, लेकिन जब लंप बन जाता है, पेशेंट्स को कंप्लेन होता है कि आरआईएफ में पेन हो रहा है, साथ साथ वोमिटिंग टेंडेंसी हो रहा है, एक एबनॉर्मल कंडीशंस होता है। और सोनोग्राफिकली अगर वो एरिया नॉर्मली हाइपोइकोइक होता है या इलोंगेटेड ब्लंट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आता है, तो हम लोग अपेंडिसाइटिस क्लियर करते हैं। आगे हम लोग अपेंडिसाइटिस का स्टेजेस के बारे में पता करेंगे, लेकिन नॉर्मली अपेंडिसाइटिस का जो लोकेशन है वो राइट लोअर क्वाड्रेंट रीजन है, आरआईएफ, राइट इलियक फोसा में है। आरआईएफ में जनरली अगर पेशेंट को टेंडरनेस होता है, पेशेंट फील करता है पेन, एक फिंगर टिप्स प्रेशर महसूस करता है, तो जनरली हम लोग उसको अपेंडिसाइटिस को रूल आउट करने के लिए सोनोग्राफिकली करते हैं। और सोनोग्राफी में अगर उस पार्टिकुलर आरआईएफ में अगर एलोंगेटेड ब्लंट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आता है, थोड़ा आरआईएफ हाइपोइकोइक आता है, तो हम लोग उसको अपेंडिसाइटिस करते हैं। फंक्शन सेकेंड जो इसका वर्क है वो फंक्शन का है। तो ऐसे जो अपेंडिक्स का फंक्शन है वो जनरली इम्यून सिस्टम को एंड गट हेल्थ के लिए है, बट पार्टिकुलर इसका कोई ऐसा मेजर फंक्शन रूल्ड आउट अभी तक नहीं हुआ है। सेकंड बात करते हैं हम लोग साइज के ऊपर। तो साइज अपेंडिक्स का जो है एक ट्यूब सेपेड स्ट्रक्चर में होता है और 3 से 4 इंच लंबा रहता है और लेस देन 1 सेंटीमीटर नॉर्मली डायमीटर रहता है इसका। बट जब इन्फ्लामेट होता है तो इस स्टेज में अपेंडिक्स का साइज बढ़ जाता है। अगर जनरली अपेंडिसाइटिस फर्स्ट स्टेज एक्यूट अपेंडिसाइटिस स्टेज में रहता है या लंप में कन्वर्ट करता है, तो उसका साइज जनरली 4 इंच से ज्यादा होता है, 5 इंच 6 इंच, और इसका जो चौड़ाई जो होता है वो 1 इंच से ज्यादा होता है। एनाटॉमी, फंक्शन और पोजीशन के बाद सबसे बड़ी बात है इसका इटियोलॉजी। एक नॉर्मल अपेंडिसाइटिस कैसे हो जाता है, क्या कारण है? तो पहला जो कारण है, सबसे बड़ा कारण है ब्लॉकेज का। ब्लॉकेज में ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, ड्यू टू फॉरेन ऑब्जेक्ट, ड्यू टू किसी कारणवश अगर इन्फ्लामेशन लिम्फ नोड्स बन रहा है, किसी कारणवश लार्ज इंटेस्टाइन में, सिक्कम में इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसके चलते अपेंडिसाइटिस होने का डर रहता है। सेकेंड कारण जो है इन्फ्लामेशंस, बैक्टीरियल, वायरल या किसी कारणवश कोलाइटिस में, आईबीडी के केस में अगर किसी कारणवश अगर इंटेस्टाइन हमारा इन्फेक्टेड हो जाता है, तो आगे चल करके वो सिकम से इन्फेक्शन होते होते अपेंडिक्स में कन्वर्ट कर जाता है और अपेंडिसाइटिस होता है।
तीसरा जो कारण है वो ट्रॉमा है, किसी कारणवश उस पार्टिकुलर रीजन में चोट लगता है, एब्डोमिनल ट्रॉमा होता है, किसी कारणवश इंजरी होता है और वो धीरे धीरे अपेंडिसाइटिस में कन्वर्ट कर जाता है। सिम्टम ऑफ अपेंडिसाइटिस, सिम्टम ऑफ अपेंडिसाइटिस में सबसे बड़ी चीज है कि अगर कोई चीज इन्फ्लामेशन होता है, अपेंडिक्स से अपेंडिसाइटिस होने का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। तो पार्टिकुलर अपेंडिक्स का जहां लोकेशन है, अपेंडिक्स का लोकेशन RIF है, तो RIF में पेन मिलेगा, टेंडरनेस मिलेगा। जनरली पेशेंट्स अगर कंप्लेन लेकर राइट साइड का पेन आता है और उससे पूछा जाए कि दर्द कहाँ होता है, तो सबसे पहले वो RIF में उंगली से बताता है। उसके बाद स्वाभाविक है इन्फ्लामेशन आएगा तो टोटल काउंट्स बढ़ेगा, फीवर आएगा, वोमिटिंग टेंडेंसी आएगा, एब्डोमिनल ब्लोटिंग आएगा, भूख नहीं लगेगा और कभी कभी लूज मोशन, डायरिया या डिसेंट्री का भी सिम्टम देखा गया है। इन्फ्लामेशन नॉर्मल अपेंडिक्स से अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस से अपेंडिकुलर लंप से परफोरेटेड अपेंडिकुलर लंप या अपेंडिकुलर एब्सेस का जो चेंजेस होते हैं, स्टेजेज होते हैं, उसको डायग्नोज करना होता है। अर्ली स्टेज में इसको इन बिटवीन हम लोग अपने हिसाब से, डायग्नोसिस के हिसाब से 3 स्टेज में डिवाइड किए हैं। पहला इज द अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में इनिशियली स्टेज का इन्फ्लामेशन होता है, पेशेंट एक माइल्ड पेन फील करता है, RIF में वो कंप्लीट लंप नहीं बना रहता है। हालांकि उसके साथ साथ भी पेशेंट को पेन के साथ साथ वोमिटिंग टेंडेंसी, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारे सिम्टम नजर आते हैं। प्रोग्रेसिव जो स्टेज है, मिड स्टेज को हम लोग प्रोग्रेसिव स्टेज बोलते हैं। प्रोग्रेसिव स्टेज में स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन जो है वो कंटिन्यू करता है और बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, टेंडरनेस इंक्रीज कर जाता है, पेन इंक्रीज कर जाता है, पेशेंट थोड़ा अनकंफर्टेबल पेन फील करता है और RIF में उसको ज्यादा से ज्यादा टेंडरनेस आता है। तीसरा स्टेज इज द कॉम्प्लिकेटेड स्टेज। कॉम्प्लिकेट स्टेज में लंप के बाद, मतलब इन प्रोग्रेसिव स्टेज में अपेंडिसाइटिस से अपेंडिकुलर लंप बनता है। नॉर्मली अपेंडिसाइटिस जो है वो जनरली विजुअल नहीं होता है। जैसे लंप बनता है प्रोग्रेसिव स्टेज में, वाल इसका लंपिस हो जाता है और थिकेंड हो जाता है, टेंडरनेस मिलता है, इडिमेटस मिलता है, वाल का थिकनेस बढ़ जाता है यहां और इडिमेटस हो जाता है। लास्ट स्टेज इज द कॉम्प्लिकेटेड स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, अपेंडिक्स रप्चर कर जाता है, वाल थिकन होता है या पेरी अपेंडिकुलर कलेक्शन आ जाता है या रप्चर करके कॉम्प्लेक्सिटी की ओर डेवलप कर जाता है या कॉम्प्लेक्स एरिया बन जाता है या पेरी अपेंडिकुलर या अपेंडिकुलर फोसा में एब्सेस बन जाता है। सबसे पहले स्टेजेस के बाद आती है डायग्नोसिस करना। डायग्नोसिस कैसे करें, कैसे रूल आउट करें कि अपेंडिसाइटिस है, कैसे क्लियर करें कि अपेंडिसाइटिस है। तो अपेंडिसाइटिस का एक पहला तो अगर किसी को पेन होता है RIF में, तो सबसे पहले कोई फिजिशियन, कोई डॉक्टर इसके पास जाता है और डॉक्टर फिजिकली एग्जाम करता है, उसको प्रेस करता है RIF में और वहां का टेंडरनेस को फील कर करके ये इंडिकेट करता है सस्पेक्टेड ए केस ऑफ अपेंडिसाइटिस। दूसरा, अगर इन्फ्लामेशन होगा तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट में टोटल काउंट बढ़ जाएगा। इन्फ्लामेशन होगा तो व्हाइट सेल का एलिवेटेड कर जाएगा और इसके बाद अल्ट्रासाउंड होता है या अदर इमेज से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है। तो सबसे ज्यादा जो इमेज से इन्वेस्टिगेशन में हम लोग USG ऑफ होल एब्डोमेन लिखते हैं और USG होल एब्डोमेन में हम पार्टिकुलर अल्ट्रासाउंड को
अल्ट्रासाउंड से अपेंडिक्स को अपेंडिसाइटिस या अपेंडिकुलर लंप या जो भी स्टेज में है उसको हम रूल आउट करते हैं, उसको डायग्नोज करते हैं, कंफर्म करते हैं। अगर किसी कारणवश लगता है कि हमको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो हम सेकंड में कॉन्ट्रास्ट सीटी एब्डोमेन या अदर इन्वेस्टिगेशन की मदद लेते हैं। अगेन सोनोग्राफिकली फीचर्स ऑफ अपेंडिसाइटिस, क्लिनिकल करने के बाद, फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद, पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद हमारा अल्ट्रासाउंड जो होता है उसमें अपेंडिसाइटिस का जो अपीयरेंस होता है सोनोग्राफिकली उसके बारे में हम लोग डिटेल्स लेते हैं। सबसे पहले नॉर्मल जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स जो नॉर्मल है वो एज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नजर आता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। चूंकि ये ऑलरेडी सिक्कम से जुड़ा हुआ है, सिक्कम के इंड से जुड़ा हुआ है, जब ये इन्फ्लामेशन होता है तो एक इसका वाल थिकनेस सबसे पहले बढ़ता है, वाल थिकनेस, और ल्यूमेन का जो डायलेशन होता है वो डायलेशन बढ़ जाता है और इसके अंदर जो फ्लूइड आता है वो इकोजेनिक फ्लूइड, इडिमेटस फ्लूइड या पायोजेनिक फ्लूइड होता है। दैट मीन्स अगर नॉर्मल अपेंडिक्स विजुलाइज नहीं है और जैसे ही वो अपेंडिसाइटिस में कन्वर्ट करता है तो हमारा सबसे पहले अपेंडिकुलर वाल जो है वो थिकन हो जाता है, डायमीटर बढ़ जाता है और सराउंडिंग जो अपेंडिक्स का जो पैरेन्काइमा होता है वो इंक्रीज कर जाता है, इन्फ्लामेड हो जाता है, हाइपोइकोइक हो जाता है। नेक्स्ट जो चेंजिंग आ रहा है उसको शो किया गया है। अपेंडिक्स जो नॉर्मली विजिबल नहीं होता है वो विजिबल हो जाता है, अपेंडिकुलर वाल थिकेंड हो जाता है सोनोग्राफिकली। इन्फ्लामेशन एक लंप का स्ट्रक्चर ले लेता है, एक लंप बन जाता है जिसको हम लोग अपेंडिकुलर लंप बनता है, और धीरे धीरे लंप का इन्फ्लामेशन के बाद, इन्फ्लामेशन ऑफ लंप के बाद अपेंडिकुलर जो लंप बनता है उसके बाद वाल का थिकन बढ़ता है और फ्री फ्लूइड कलेक्शन होना शुरू हो जाता है। इडिमेटस लंप रप्चर होने के बाद पेरी अपेंडिकुलर कलेक्शन शुरू हो जाता है, पेरी अपेंडिकुलर कलेक्शन शुरू हो जाता है और उसके बाद में अपेंडिकुलर लंप रप्चर होने की स्थिति में आ जाता है। ये स्टेजेस हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो सबसे ज्यादा मिलता है, मोस्ट कॉमन है एक्यूट एंड रिकरेंट अपेंडिसाइटिस। वैसा अपेंडिसाइटिस जो इन्फ्लामेशन होता है शॉर्ट टाइम, एनी इन्फेक्शन, एनी ऑब्स्ट्रक्शन के चलते इन्फ्लामेशन होता है और सर्टेन मेडिसिन के बाद, एंटीबायोटिक लेने के बाद वो फिर से ठीक हो जाता है। पुनः कुछ दिन के बाद दोबारा पेन होता है, दोबारा इन्फ्लामेशन होता है। तो वैसे अपेंडिक्स को हम लोग रिकरेंट अपेंडिसाइटिस करते हैं। पहला एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो अभी तुरंत शुरू हुआ, पेशेंट 2-4 दिन नॉर्मल था, अभी 2-4 दिन से इन्फ्लामेशन सडन बना और उसके बाद ठीक हो गया, फिर पुनः कोई डॉक्टर से दिखाने के बाद उसने दवा ली और फिर महीना दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद शुरू हुआ, दैट इज कॉल्ड रिकरेंट अपेंडिसाइटिस। अगेन रिकरेंट अपेंडिसाइटिस और एक्यूट अपेंडिसाइटिस में सिम्टोमेटिक अपेंडिक्स इन्फ्लामेट हो जाता है एंड अगर वो पार्टिकुलर ट्रीटमेंट में नहीं आया तो वो अपेंडिकुलर लंप बन जाता है। अपेंडिकुलर लंप एक मिड स्टेज का अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन है और इसमें सबसे ज्यादा इसका साइज बड़ा हो जाता है, एक एलोंगेटेड ब्लंट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आ जाता है, ल्यूमेन के अंदर पायोजेनिक फ्लूइड होता है और सबसे ज्यादा वाल का थिकनेस बढ़ जाता है। नॉर्मली अपेंडिक्स एक्यूट एंड रिकरेंट में
हाइपोइकोइक होता है, थिन एलोंगेटेड होता है, और यहाँ लंप बनने के बाद एक पाल्पेबल मास आरआईएफ में नजर आता है, एक पाल्पेबल लंप नजर आता है, और वो लंप जो है काफी इन्फ्लामेड होता है। और इसके में भी अपेंडिकुलर लंप में भी नॉर्मली 3 स्टेजेस में चेंज किया गया है। पहला जो अपेंडिकुलर लंप है वो नॉर्मली थिकन होता है, दूसरा अपेंडिकुलर लंप जो है इडिमेटस होता है, और तीसरा अपेंडिकुलर लंप परफोरेटेड होता है। इस स्टेज में जो अपेंडिकुलर लंप है वो परफोरेट कर गया, अपेंडिकुलर लंप एब्सेस में कन्वर्ट कर गया है। और प्रीवियस इमेज में जहां हमने देखा है कि ये लंप एलोंगेटेड ब्लंट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आरआईएफ में, वही जो है अपेंडिकुलर एब्सेस बनने के बाद एक कम्प्लेक्स एरिया में कन्वर्ट कर गया है। एक कम्प्लेक्स, यहां अपेंडिक्स पार्टिकुलर नहीं है, एक कम्प्लेक्स एरिया है, कम्प्लेक्स एरिया विथ मिक्स्ड इकोटेक्सचर है, मिक्स्ड इकोटेक्सचर और कम्प्लेक्स एरिया में दोनों होता है, क्योंकि अपेंडिक्स यहाँ परफोरेट कर गया है और उसके अंदर का जो फ्लूइड है वो लोकलाइज एरिया में एज ए कम्प्लेक्स एरिया मिल रहा है। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, बहुत सीरियस कंडीशंस होता है। अगर तुरंत के तुरंत इस पेशेंट्स को अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट या लेप्रोटोमी या सर्जिकल प्रोसीड्यूर की ओर मूव नहीं करते हैं तो पेशेंट के जान जाने का खतरा है, पेशेंट को हम लोग लूज कर सकते हैं। तो अपेंडिकुलर लंप एंड अपेंडिकुलर एब्सेस ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, बहुत ही सीरियस केस है। ट्रीटमेंट और अपेंडिसाइटिस सोनोग्राफिकली हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा डायग्नोज करने के बाद जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो सर्जन के द्वारा होता है। सर्जन इस पर डिसाइड करता है कि किस स्टेज में है। एक्यूट अपेंडिसाइटिस है तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसको उसके हिसाब से करते हैं। अपेंडिकुलर लंप है तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसी के हिसाब से होता है। और रप्चर अपेंडिक्स हो जाता है, अपेंडिकुलर एब्सेस बन जाता है तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसी का हिसाब होता है। लेकिन सबसे पहले जो हमारा सोनोग्राफिकली है जो वर्क है स्टेज के हिसाब से उसको रिपोर्ट को तैयार करना। नॉर्मली जब अपेंडिक्स एक्यूट स्टेज में होता है या रिकरेंट स्टेज में होता है, वहां जो हम लोग सोनोग्राफिकली जो है हम एक्सप्लेन करते हैं वो एक्सप्लेन है डिस्टेंडेड बॉवेल लूप्स। बॉवेल लूप्स का यूज इसलिए होता है कि वो सिक्कम के लास्ट एंड में होता है। इन्फ्लामेशन सबसे पहले बॉवेल लूप्स में होता है और वहां से इन्फ्लामेशन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारा अपेंडिक्स की ओर जाता है। तो बॉवेल लूप्स यहाँ थिकन है, डिस्टेंडेड है एंड प्रोब टेंडरनेस इन आरआईएफ। तो अगर इस जो इमेज सामने जो इमेज है इसको अगर एक्सप्लेन करें तो इस सबसे सिंपल सा कि डिस्टेंडेड बॉवेल लूप सीन इन या हाइपोइकोइक अपेंडिक्स सीन इन आरआईएफ विथ प्रोब टेंडरनेस सजेस्टेड ए केस ऑफ एक्यूट या रिकरेंट अपेंडिसाइटिस। अगेन एक्यूट एंड रिकरेंट अपेंडिसाइटिस के बाद अपेंडिकुलर लंप का एक्सप्लेन करते हैं सोनोग्राफिकली। तो इसमें यहाँ जो नजर आ रहा है वो कंप्लीट विजिबल एलोंगेटेड ब्लंट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आ रहा है और इस स्टेज में हम लोग करेंगे एलोंगेटेड ब्लंट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर सीन इन आरआईएफ विथ थिकन एंड इडिमेटस बॉवेल लूप्स एंड ऑल्सो प्रोब टेंडर इन आरआईएफ। मतलब जो एलोंगेटेड एंड ब्लंट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आरआईएफ फोसा में आ रहा है और उसके साथ साथ वॉल का थिकनेस बढ़ा हुआ है। वॉल थिकनेस माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है या ग्रॉस लेवल का हो सकता है, इडिमेटस हो सकता है और सराउंडिंग कुछ केसेस में इडिमेटस के बाद अपेंडिकुलर वॉल से लीक कर जाता है और इसके अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर नजर आता है, वो पेरी अपेंडिकुलर कलेक्शन आता है। दैट इज द
ये रप्चर होने के जस्ट पहले का स्टेज है, लेकिन यहाँ अपेंडिकुलर इन्फ्लामेड लंप का वर्ड ना यूज करके इन्फ्लामेड इडिमेटस अपेंडिकुलर लंप विथ पेरी अपेंडिकुलर कलेक्शन कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट जो है अपेंडिक्स कंप्लीट रप्चर हो गया है। यहाँ पार्टिकुलर अपेंडिकुलर फोसा में एक कॉम्प्लेक्स एरिया आ रहा है जो मिक्स्ड इकोटेक्सचर है। यहाँ जो एक्सप्लेन होगा सोनोग्राफिकली वो होगा ए लोकलाइज्ड हाइपोइकोइक कॉम्प्लेक्स एरिया विथ मिक्स्ड इकोटेक्सचर्स। मेजर्स देना है, मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद वॉल्यूम लेंगे। मेजर पार्टिकुलर वॉल्यूम हैविंग वॉल्यूम 5 ml 6 ml approx seen in RIF with highly proved tenderness suggested perforated appendicular abscess। ये क्लियर है। और चूंकि ये सीरियस कंडीशंस है हम लोग क्लियर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको क्लिनिकली एडवाइस करेंगे, क्लिनिकली कोरिलेटेड एंड कोरिलेट विद अदर इन्वेस्टिगेशन लाइक सीटी या अदर इन्वेस्टिगेशन जो फर्दर है वो सर्जन अपने अनुसार एग्जामिन करेगा कि ये जो रप्चर अपेंडिक्स है कहीं और ज्यादा तो नहीं है, कहीं सिकम को साथ साथ में तो इन्फ्लामेड या रप्चर नहीं किया हुआ है, या कभी कभी होता है कि हमको परफोरेटेड अपेंडिकुलर लंप भी मिलता है और साथ साथ में इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी मिलता है। इसको डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही केस में अपेंडिकुलर लंप नजर आए या अपेंडिकुलर एब्सेस नजर आए, उसको एसोसिएट और भी कॉम्प्लिकेटेड एब्डोमिनल मिलेगा। तो सबसे पहले इंडिकेट करके देखना जरूरी होता है कि अपेंडिकुलर लंप के साथ साथ या अपेंडिकुलर एब्सेस के साथ साथ कोई और भी तो प्रॉब्लम नहीं है इंट्रापेरिटोनियल। आज तक के लिए हम लोग इतना ही है, नेक्स्ट हम लोग अलग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।